दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर 3 की हम ये एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। 3.1 और 3.2 हमने कर ली थी। अब 3.3 में हमें एक चीज जाननी है कि लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन, वो जो अभी हम करेंगे। ठीक है, फिर होता है एलिमिनेशन। मतलब एलिमिनेशन में क्या होता है, हम लोग जैसे ये है, इसमें से हम y एलिमिनेट कर देते हैं और x की वैल्यू सीधी सीधे आ जाती है। ठीक है, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और इनमें से किसी एक के ऊपर हर बारी क्वेश्चन तो आते ही आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप पक्का है, ये लिखवा के ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अब सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन आप पूछोगे होता क्या। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब देखो, हमारी एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमारी दो इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग जो है पहले x की वैल्यू निकाल देंगे नीचे वाली इक्वेशन से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, है ना। ये हमारी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई है। ठीक है, अब हम लोग जो है ऊपर वाली इक्वेशन में इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ऐसा आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, है ना। 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी एक इक्वेशन में से एक किसी की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारी एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम इसमें ये जो y है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में जब हम डालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारा इस तरह से इजी सॉल्व हो गया, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया और x और y की वैल्यू जो उन्होंने पूछी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने निकाल दी। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हमसे एलिमिनेशन मेथड से पूछेगा तो हम एलिमिनेट करके दिखा देंगे, और उससे अगली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। ठीक है, अब हम जो है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस टी उलट जाके प्लस टी हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम s की वैल्यू इसमें डालेंगे 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। इन इक्वेशन s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपको ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हम इसको नीचे का डिनोमिनेटर सेम लेंगे। ठीक है ना, तो हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस टी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 3t लिख देते हैं अपॉन में 6। ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब 6 इधर जाएगा, हम ब्रैकेट खोलते हैं, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, है ना। अब 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 6 इधर जाएगा तो 30 आ जाएगा, है ना, और t इज इक्वल टू 6। तो हमारी t की वैल्यू आ गई है। अब हम t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो हमारी s की वैल्यू क्या है कि s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। तो हमारी s और t दोनों की वैल्यू आ गई है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है,
सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में से मैं सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा चुनता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड होता है। मैं अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन करेंगे तो आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में सीधी सीधे वैल्यू निकल के आती है, एलिमिनेशन में भी सीधी सीधी आती है, पर लेकिन उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ज्यादा, और वो करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो फिर हमको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत टफ होता है, ठीक है, मतलब इजी होता है पर लेकिन सॉल्व करने के मुताबिक टफ होता है। सो हम लोग इसके 2 पार्ट और करेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब इसका हम लोग 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में क्या कह रहे हैं? 4th पार्ट में डेसिमल वाले में दे रखा है, तो डेसिमल वाले में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। तो मतलब मैं 0.3y को इधर ही ले गया, मतलब मेरे x की वैल्यू चाहता हूँ, मेरी x की वैल्यू है, तो मैं 0.3y को इधर ही ले गया, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, है ना। x की वैल्यू यही आएगी। अब जो है हमको क्या करना है, x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। सीधी सीधी x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे 0.4 हम लोग पहले लिखते हैं इन इक्वेशन 0.4x प्लस 0.45y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। फिर अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको 2 टाइम काट देंगे, है ना। आएगा क्या है 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब हम लोग जो है 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3। अब 2.3 को इधर लाते हैं और 0.1 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लाते हैं तो 0.3 इज इक्वल टू 0.1y, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हम लोग जैसे ही पुट करते हैं 0.2x प्लस 0.9 बन जाएगा इज इक्वल टू 1.3, है ना। अब हम 0.2x को ऐसे रहने देंगे इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 0.4 आ जाएगा, 0.4 0.2x इज इक्वल टू 0.4 x इज इक्वल टू 2। देखिए मैं आपको कर देगा था, x इज इक्वल टू 0.4 बाय 0.2 2, है ना। x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मतलब इसी तरह से हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन है बड़ा, मतलब है बहुत बड़ा मेथड, पर लेकिन है आसान, है ना। सॉल्व करने में आपको भी आसानी लग रहा होगा, क्योंकि इजी मेथड है, ज्यादा मगजमारी नहीं है इसमें। अब देखिए 5th पार्ट में क्या बोला है, √3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। हम लोग √8y को हम लोग खोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है खोल सकते हैं हम √8y को, हमें पता है कि इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा, है ना। तो हम लोग खोलेंगे नहीं, ठीक है, मतलब इसका 2√2 आएगा, पर लेकिन हम खोलेंगे नहीं अभी। हम लोग पहले सॉल्व करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को, √3x इज इक्वल टू √8y, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो 0 से प्लस हो जाएगा, तो फिर √8y बन जाएगा, ठीक है। और हमने ऊपर वाली इक्वेशन इस पे क्यों नहीं ली, क्योंकि जब हम इसको यहाँ भेजते या इसको यहाँ भेजते तो नेगेटिव साइन आता, तो हम नेगेटिव अवॉइड करते हैं, कोई भी इक्वेशन में आने के लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग नीचे वाली को ले आए, पर लेकिन हम नेगेटिव ला सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर लेकिन हम जहाँ पे अवॉइड हो सकते हो वहां अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी √8 अपॉन √8y अपॉन √3, ठीक है। अब हम x की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं तो क्या आएगा √2 इंटू
√8y अपॉन में √3, है ना, प्लस √3y इज इक्वल टू 0, है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, और अब 2√2 को हम खोल देते हैं, है ना, √2 इंटू 2√2y अपॉन में √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3y नीचे नहीं है, ऊपर ही है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अब जब हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 इंटू 2 4y अपॉन में √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब नीचे यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 4y प्लस 3, क्योंकि √3 से हम √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3y अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0। अब हम √3 को जब मल्टीप्लाई में भेजेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, है ना, तो हम लिखेंगे 7y इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम y लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 7 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो फिर 0 ही आएगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0, ठीक है। अब हम जो है y की वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, √2x प्लस √3 इंटू वाई मतलब 0, तो 0 आएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो मतलब था देखने में काफी टफ क्वेश्चन, पर था बहुत आसान, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। और हमारी y और x की वैल्यू दोनों सेम आई है, x और y की वैल्यू 0 आई है ना। तो फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बेसिस पे अभी वैसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। सो पॉज देता हूँ दोस्तों। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, हेंस फाइंड द वैल्यू फॉर m। मतलब उन्होंने दो इक्वेशन दिए, ठीक है, दो इक्वेशन दिए, हमें उन्हें सॉल्व करना है। हम पहले यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पहले इन दो वैल्यू को सॉल्व करना है, हमें बस पहले ये सोचना है। अभी जो हमने मेथड सीखा सब्स्टिट्यूशन, हम इन दो वैल्यू को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो मैं -4 को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हम नेगेटिव टर्म्स थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -24 प्लस 4y अपॉन में 2। अब आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y, है ना, यही आएगा ना। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, रुको। 2 कॉमन लिया हमने, -12 प्लस 2y अपॉन में 2 आया, है ना, 2 आया था ना, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारी x की वैल्यू यही तो आएगी, है ना। फिर अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। x की वैल्यू जैसे हमने इसमें डाली 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना। अब हम 2 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो -24 प्लस 4y प्लस 6y ओ प्लस 3y रहेगा ना, क्योंकि 2 तो सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाइबल है, इज इक्वल टू 11। अब हम 7y इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा, 11 प्लस 24 क्या आएगा, 35। 7y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 5। तो मतलब हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम y की वैल्यू x के लिए पुट करेंगे, तो इस बार हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 कितनी आएगी, 2 इंटू एक्स -4 इंटू 5 इज इक्वल टू -24, कितना हुआ, 2x इज इक्वल टू
-24 + 20, 2x = -4, x = -2। तो मतलब x की वैल्यू -2 आ गई है, ठीक है, और y की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम जो है इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच y = mx + 3। अब हमें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो हम m की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए कैसे फाइंड होगी, हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y = 5 = mx, mx कितना है -2x + 3, 3 इधर जाएगा, कितना आएगा 5 - 3 = -2x, 2 = -2x, और वी कैन से 2x, सॉरी हम लेंगे 2m, m आएगा हर जगह, m, और वी कैन से m = -1। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, और ये क्वेश्चन अच्छा था, और हमने इसको इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा नहीं था कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिक होता है तो आपको उसी से करना होता है, वरना ये क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे। तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं, और हमें खुद सोचना होता है कि हम क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइज रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है कि हमें लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है और सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो मतलब हमें लीनियर इक्वेशन भी खुद बनानी है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है उन्होंने क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 36 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर, ठीक है। हम सबसे पहले लेट करेंगे, है ना, हम लिखेंगे लेट ए और बी, लेट करते हैं, लेट ए बी फर्स्ट नंबर एंड बी बी सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हमने लेट कर दिया ए और बी को, ठीक है। अब हम इक्वेशन में आते हैं, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 36, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं a - b = 36, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन वाला है 1 नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर, तो हम लिखेंगे a = 3b, है ना, ये लिखेंगे ना। तो हम लोग जो है जब इक्वेशन में ये वैल्यू डालेंगे इसकी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होगा ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये वैल्यू इसमें डाली, तो 2b = 36 और b की वैल्यू आ गई 18, है ना। अब दूसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे सीखा था। b की वैल्यू हम 18 इसमें डालेंगे, a = 3 × 18 कितना आएगा, 24 का 2 54। तो मतलब हमारी a और b की वैल्यू निकल गई है, और ये क्वेश्चन इजी था, और एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1-2 नंबर की आएंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, जो हम लोग अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वैसे तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, लिट इट डाउन। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रखा है, इसलिए मैं थर्ड पार्ट नहीं ले रहा, सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये 1-2 बार पेपर में आ भी रखा है, ठीक है। तो फिर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एक्सीड स्मॉलर वन बाय 18, ठीक है। तो मतलब 2 एंगल है, हम लोग लिखते हैं लेट, मतलब जैसे हम हमेशा से लेट कर रहे हैं वैसे ही लेट लिखेंगे, लेट एक्स बी फर्स्ट एंगल एंड वाई बी सेकेंड एंगल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जब x डिग्री प्लस y डिग्री सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, जिनका सम 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो इनका 180 सम है, ठीक है। अब हमारी एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। और दूसरी वाली आई, छोटी वाली जो है
वो बड़ी से 18 डिग्री बड़ी है, मतलब x प्लस 18 इज इक्वल टू y, मतलब 1 डिग्री 18 डिग्री बड़ा है दूसरे वाले से, ठीक है। तो फिर अब हम क्या लेंगे, y की वैल्यू हम ये लिखेंगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2x इज इक्वल टू 162, x is equals to 81 and y is equals to 81 plus 18, that is 99। अब देखिए इनका सम 180 आ रहा है, हाँ देखिए 180 आ रहा है ना सम। हमें पहले बस चेक करने के लिए बस देखना होता है कि 180 आ रहा है कि नहीं। वैसे तो आंसर हमारा करेक्ट है, हमें पता है, पर चेक करने के लिए फिर भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमें एक इक्वेशन ये थी, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू इसमें ये डाली, तो फिर इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों हम लोग थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं। थर्ड के फोर्थ पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में क्या चीज होती है, एक होता है न्यूमरेटर, ठीक है, सबको पता ही होता है न्यूमरेटर क्या होता है। न्यूमरेटर होता है जैसे फ्रैक्शन है हमारी a बाई बी, ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। फिर एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर हुआ इसमें b, ठीक है। अब इसका जो है हमें पता है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि न्यूमरेटर एक ओरिजिनल न्यूमरेटर है, एक ओरिजिनल डिनोमिनेटर है, ठीक है, पर लेकिन हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पता, तो हमें उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सीधे लिख देते हैं लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। बेसिकली हम लोग एक्स वाई लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला है कि फ्रैक्शन दे रखा है 9/11, ठीक है। तो जब हम दो ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना पता होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है, ATQ when 2 is added to both, ठीक है। हमें बस इतना एक सेंटेंस लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें ये मैक्स में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हमें अच्छे से सेंटेंस लिख के करना होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2, ठीक है। अगर हमने दोनों में एक चीज ऐड करी तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 9/11 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 5/6 बन जाएगा, ठीक है। तो x इसमें भी स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, when 3 is added to both, when 3 is added to both, ठीक है। अगर हम दोनों में 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ये हमने 8th 9th में पढ़ रखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आती होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, 11 को x प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम लोग जो है फ्रैक्शन के अपोजिट वाले को और फ्रैक्शन के अपोजिट वाले को, मतलब न्यूमरेटर के अपोजिट वाले डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर के अपोजिट वाले न्यूमरेटर को, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 9y प्लस 2, ठीक है। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। इतना तो सबको आ गया होगा। अब हम इसको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो 18 माइनस 22 माइनस का 18 हो जाएगा, तो फिर प्लस 4 आ गया, माइनस 9 ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है ना। तो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5y
प्लस 15 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 18। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 6x माइनस 5y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग y को सीधा सीधा इधर ले आते हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 है ना, माइनस का हो गया, वहां पे प्लस का हो जाएगा। अब हम y को इधर भेजते हैं, और 5 को हमने इधर भेजा, तो क्या आएगा 6x प्लस 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो है हम लोग इसमें पुट कर देंगे। समझ रहे हो, y की वैल्यू इसकी जो है हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 11x माइनस 9y इंटू 5x इंटू y नहीं लिखेंगे, सॉरी, 9 इंटू 6x प्लस 3 बाय 5, ठीक है, प्लस 4। अब हम 9 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 11x माइनस 54x 6 9 54 प्लस सॉरी माइनस 27 प्लस 4 बाय 5। ये प्लस 4 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। 0 हम लोग साथ में लिखते चलते हैं, क्योंकि कभी भी हमें वैल्यू उधर शिफ्ट करनी हो तो फिर 0 काम में आता है। ठीक है ना, तो फिर 11x माइनस 54 हम लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको 5 से, तो क्या आएगा 55x माइनस 54x माइनस 27 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो सबको आ गया होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद बहुत सिंपल है, हमें बस x की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। हमारी x की वैल्यू आ गई 7। अब हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू सीधी सीधी निकल आएगी, तो हमने x की वैल्यू जैसे इसमें पुट करी, तो 7 इंटू 6 प्लस 3 बाय 5 इज इक्वल टू y, है ना, ये है ना। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 45 बाय 5 आ गया इज इक्वल टू y। अब हमने 5 से इसको जब काटा तो 9 आ गया, तो y आ गया हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने पूछा था हमसे x अपॉन y पूछा था हमसे, तो हमारी x अपॉन y क्या आ रहा है 7/9। अब हम उनकी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि कंडीशन करेक्ट है कि नहीं। अगर हम दोनों में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9/11 आएगा, और अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10/12 विच इज 5/6, है ना। तो मतलब क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको ऐसा दिखाया कि मतलब अगर आपको लग रहा है आपके आंसर पे डाउट है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। बाकी आपको अगर श्योर है कि आपका आंसर करेक्ट है तो आप ऐसे बस ऐसे लिख के छोड़ दो ना, ठीक है। सो हमारा ये क्वेश्चन इजी था, आता है पेपर में, और ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट से। इसमें कोई और फ्रैक्शन लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दोस्तों अब हम लोग 6th पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के। 6th पार्ट में क्या बोला है। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्री बोर्ड में आ सकता है, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत बार याद रखा पेपर में, ठीक है ना। तो फिर इसी के 6th पार्ट में क्या बोला है। 6th पार्ट में ये बोला है कि जैकोब एक जना है, ठीक है, जैकोब कोई भी एक जना है, उसका और उसके बेटे का कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है, उसका और उसके बेटे का कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या क्वेश्चन में पढ़ा 5 ईयर हेंस। अब हेंस लिखा है तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। हेंस से किसी को समझ नहीं आएगा। अब हम उसके आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं।
द जैकोब एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ अ सन। ठीक है, तो हमने इंग्लिश में पढ़ा है विल होता है यूज फ्यूचर के लिए, ये होता है फ्यूचर के लिए यूज। तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, बोला है कि 5 साल बाद जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ सन। ठीक है, 5 साल बाद जैकोब 3 गुना बड़ा होगा उसके सन से। ठीक है, अब उसके बाद उसके आगे क्वेश्चन क्या बोला है, 5 साल पहले। अब पहले की बात हो गई, अगो लिखा है, अगो होता है हमारा पास्ट। ठीक है, तो अगो की बात हो गई, तो उसने बोला है कि जैकोब वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन, मतलब 7 गुना बड़ा था अपने सन से। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लेट, अब हमसे पूछा गया था, पहले भी ये देखते हैं, पूछा है हमसे प्रेजेंटेज, दोनों की प्रेजेंटेज हमें निकालनी है। ठीक है, लेट जैकोब एज बी एक्स और जैकोब सन एज बी वाई। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया कि इन दोनों का हमें एज निकालना है, तो मतलब एक्स और वाई निकालना है हमें, सीधी सीधी हमें ये समझ आ गई बात कि हमें एक्स और वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई, एक्स प्लस 5, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, 5 साल बाद की बात हो रही है, तो हम एक्स प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5। ठीक है, हमने इज इक्वल्स टू में उसके बेटे की सन ले ली, तो उसकी बेटे की एज ले ली। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि जैकोब एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ सन, मतलब ये 3 गुना उससे बड़ा होगा, तो मतलब उसको इसके बराबर होने के लिए 3 गुना बड़ा होना होगा ना, है ना, तो उसको 3 गुना बड़ा होना पड़ेगा इसके बराबर होने के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 5 ईयर अगो, तो अगो का हो गया हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। अब इसमें क्या बोला है, 7 टाइम बड़ा था, इसमें 7 लिख देंगे बाहर, क्योंकि 7 टाइम ये बड़ा था, अगर हम 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वली तो आ जाएगी, है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 3y प्लस 15 लिख देंगे। ठीक है ना, हमारी एक इक्वेशन बनानी है हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y प्लस 30, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, मतलब इक्वेशन बनाने तक का काम है हमारा, बाकी तो खुद अपने आप आपको भी आता है, मतलब बेसिकली सबको ही आता होगा। ठीक है ना, तो हमको बस इक्वेशन बनाने तक का काम है, उसके बाद सम अपने आप ही निकल के आएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग एक तरफ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे 7y माइनस 30 लिखेंगे, है ना। अब हम x की वैल्यू हमारी ये निकल आई है, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, तो हम इसमें पुट करते हैं, तो हम इसमें पुट करेंगे तो 7y माइनस 30 माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब उसके सन की एज है 10, अब x निकालना तो बहुत आसान है ना, सन की एज है हमारी 10, तो हम 10 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो हमारी सीधी सीधी एज आ गई 40। ठीक है, तो मतलब जैकोब की एज थी हमारी 40, जैकोब की सन की एज थी 10। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग y की वैल्यू हम इसमें जैसे पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारा 45 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 15, है ना, 15 3 45 होता है ना। तो हमारी इक्वेशन, मतलब हमने जब चेक किया तो हमारा चेक हो चुका है, तो मतलब हमारे ये दो आंसर सही आ रहे हैं। हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, पर लेकिन जिससे ये हमारा आंसर आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है कि आपको आंसर गलत लग रहा है, तो चेक करने में कोई वो नहीं है। ठीक है, फिर अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बहुत बार आ रहा है। ठीक है ना,
अब हम सिला लिख देंगे। पहले हम लिख देंगे जैकोब एज इज इक्वल्स टू 40 एंड सन एज इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो मतलब हमारा यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज खत्म हो गई है, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एलिमिनेशन से भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था वो नहीं है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग चीज होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अलग होता है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, ठीक है ना। तो फिर उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। फिर हम लोग थोड़े और हम लोग ऐसे वो करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बहुत बहुत अच्छी है। जैसे कि एरोप्लेन वाली है, जैसे कि वाटर से एरोप्लेन कितनी दूर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसी मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर उससे अगली एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। सो हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।